हेलो फ्रेंड्स, एक शब्द हम लोग अक्सर सुनते हैं जिसे हम कहते हैं बिलीफ सिस्टम। अक्सर लोग कहते हैं मान्यता क्या है, या किसी चीज को हम मान्यता क्यों देते हैं, या किसी चीज को हम क्यों मानते हैं। पहले तो ये समझने वाली बात है कि जब भी कोई व्यक्ति बिलीफ सिस्टम की बात कर रहा है और वो कह रहे हैं कि किसी पर्सन को ये जाना जाए कि उसका बिलीफ सिस्टम कैसा है या क्या है, तो मैं ये कहूंगा कि किसी भी व्यक्ति का बिलीफ सिस्टम इसलिए नहीं जान सकते क्योंकि वो हमेशा एक कन्वर्टिंग स्टेट में रहता है। कभी भी कोई भी एक चीज व्यक्ति पूरी तरह से नहीं मान सकता। अब सवाल ये आता है कि बिलीफ सिस्टम जो है वो स्टैग्नेंट क्यों नहीं है। जब भी बात आएगी कि जो भी बिलीफ सिस्टम है वो स्टैग्नेंट क्यों नहीं है, क्योंकि जब भी हम बात करेंगे किसी भी चीज को टाइमलाइन में लेकर के हमें जाना पड़ेगा। अगर किसी पर्सन की एज को ही हम डिटरमाइन कर रहे हैं तो वो जो एज है वो कुछ हद तक ऐसे आएगी। अगर हम इसको जैसे भी 10 में 20 में कैसे भी डिवाइड कर दें, उसके बाद फिर जब हम एक सोसाइटल स्ट्रक्चर में रहते हैं तो वो कुछ इस तरह से आएगी। क्योंकि आपकी इकोनॉमी हो गई, सोसाइटी हो गई, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो गया, आपके आसपास का रिलीजियस स्ट्रक्चर हो गया, हर एक चीज को मिलाने के बाद आपका कोई ना कोई बिलीफ सिस्टम बनेगा। तो पहली सबसे बड़ी चीज ये समझने की बात है कि कोई भी जो मान्यता की बात हो रही है वो मान्यता अपने आप में स्वतंत्र नहीं हो सकती। वो आपके उम्र के अधीन भी होगी और आपके समाज के अधीन भी होगी, आपकी संस्कृति के अधीन भी होगी, हर चीज से मिली जुली होगी। उसमें भी फिर जब आप डिवाइड करेंगे प्रॉपर वे में तो बिलीफ सिस्टम का मतलब है कि वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, जिसे हम इंडिविजुअल कहेंगे और हम जिसे सोशल कहेंगे। मान्यता का मतलब ही है कि जिसे ज्यादा से ज्यादा लोगों ने मान रखा है उसी को आप मान्यता कह सकते हैं। और जब मान्यता तर्क से पृथक हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो एक अंधविश्वास या रूढ़ी में परिवर्तित होने लगती है, वही एक अंधविश्वास बन जाता है। क्योंकि ज्यादा लोग किसी एक चीज को मान रहे हैं और जब वो मान लें, कोई भी अगर कह दे, मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर एक्ट से कुछ अच्छा या बुरा हो रहा है, मान लीजिए किसी का छींकना ही हो गया, तो वो धीरे धीरे क्या हुआ, कई लोगों तक फैलते हुए क्या हुआ, सर्वविदित होने लगा। कई लोगों तक ऐसी बातें पहुंची कि अच्छा एक बार छींका है तो बुरा होगा, दो बार छींका है तो अच्छा होगा। धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें जो होती हैं वही अंधविश्वास बनती चली जाती हैं। बिल्ली ने रास्ता काटा, कुछ गलत हो जाएगा। अब एक स्पेसिफिक एनिमल के रास्ता काटने से क्या होगा, लेकिन एक धारणा मन में बन गई तो उस धारणा से हम बाहर नहीं जा पाते। वही चीज धीरे धीरे आप रूढ़ी कह लीजिए। रूढ़ी से मतलब है कि पुरातन से कोई चीज चली आ रही है, उसमें हमने कोई बदलाव नहीं किया, उसे एज इट इज ले लिया। अंधविश्वास से मतलब वहां पर है जहां हमने तर्क या विज्ञान से किसी चीज को जानने की कोशिश नहीं की और उसे वैसे ही उठा लिया। तो जब हम मान्यता की बात कर रहे हैं, अगर हम फैमिली स्ट्रक्चर की बात करें, अगर इसका मतलब किसमें हम बात कर रहे हैं, सोशल कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो सोशल कंटेक्स्ट में बात हो रही है अगर हम मैरिटल सिस्टम की ही बात कर रहे हैं, तो यूएस जैसे देश में, नीदरलैंड हो, फिनलैंड हो, या यूरोपियन जितनी भी आप कंट्रीज ले लेंगे, चाइनीज जो भी जितने भी देश हैं, सॉरी चाइना जो कंट्री है, तो बेसिकली अब यहाँ पर आप जो देखेंगे कि मैरिटल सिस्टम है वो अलग है। इंडिया का जो मैरिटल सिस्टम है वो डिफरेंट है। अब जो धीरे धीरे अलग अलग सिटीज के हिसाब से देखेंगे तो वो और अलग मिलेगा। तो अगर आप मान्यता की ही बात करते हैं कि क्या मान्यता है, तो भारत जैसे देश में धर्म अर्थ काम मोक्ष कह दिया गया। तो पहले हम आ जाते हैं कि हमें धर्म की जरूरत क्या है। अगर एक व्यक्ति जिसका जन्म हुआ, जन्म से लेकर के मृत्यु तक है, उसको जीवन में अन्य चीजों की जरूरत क्या है।
वो अपना जीवन साधारण ढंग से जी रहा है तो उसे क्या जरूरत है? उसे जरूरत इसलिए है क्योंकि वो अपने जीवन को बेहतर ढंग से जी पाए, समझ पाए। उसे एक बेसिक कोड ऑफ कॉन्डक्ट चाहिए। सही चीज सही क्यों है? क्योंकि उसको साइंटिफिक वे में प्रूव किया गया है। गलत चीज गलत क्यों है? क्योंकि उसको बताया गया है एक लेवल पे। जैसे बायोलॉजिकल स्लीप साइकिल बनी है, उसके लिए हम एक अलग सेशन ले लेंगे। तो अगर वो बनी है और लंबे समय तक आप उसको किसी भी रीजन से डिले कर रहे हैं तो अल्टीमेटली वो आपको डिजीज या इलनेस पर लेकर के जाएगा। वो इसीलिए कुछ ना कुछ हमारे अंदर सेफ्टी मैकेनिज्म बनाए हुए हैं। अब आप उसे परमात्मा का बनाया कह लीजिए या जो भी कह लीजिए। तो जब आप बात करते हैं किसी मान्यता की, हम मैरिटल सिस्टम की बात कर रहे हैं। अगर यूएस जैसी कंट्री में वहां पर केवल 2 लोगों का एज अ कपल रहना सही माना जाता है, क्योंकि वहां का जो सोसाइटल बेसिकली मान्यता से आप आ जाएंगे सोसाइटल वैलिडेशन से। अगर फिर वही चीज है कि आप इंडिविजुअल में आ जाइए और सोसाइटल में आ जाइए। इंडिविजुअल में क्या चीज तय करेगी कि क्या सही है और क्या गलत है? किसी एक चीज के पीछे जाना या कोई भी काम करना अपने जीवन में कब सही है और कब गलत है, ये कैसे तय होगा? क्योंकि उसके लिए कुछ ना कुछ सोसाइटल नॉर्म्स बने होंगे। आपने ये डिटरमाइन कैसे किया कि कोई भी आपका पर्टिकुलर एक्ट सही है या गलत है? उसको डिटरमाइन करने का कोई तो रीजन होगा। तो वो डिटरमाइन कैसे हो रहा है? सोसाइटल वे में, क्योंकि वो चीज नॉर्म्स से बंधी हुई है। नॉर्म्स कहाँ से आ रहे हैं? सोसाइटी से आ रहा है। सोसाइटी क्या है? लोगों से बनी है। लोगों की मान्यता से वैलिडेशन कहीं ना कहीं निकल के आ रही है। तो जब आप बात करते हैं इस कंटेक्स्ट में कि मैरिटल सिस्टम ही है, तो जो यूएस का मैरिटल सिस्टम है वो अलग है, वहां के हिसाब से एक्सेप्टेड है। इंडिया का मैरिटल सिस्टम अलग है, वो यहाँ के हिसाब से एक्सेप्टेड है। कई बार लोग उदाहरण देते हैं मनुस्मृति या किसी एक पुस्तक का विशेष का, कि उसमें स्त्रियों के बारे में क्या कहा गया है। तो पहले तो ये समझिए कि किसी भी किताब को किस कालखंड में लिखा गया है। अब मान लीजिए जो किताब आज से 200 साल पहले लिखी गई है, तो उसमें जो स्त्रियों का विवरण होगा वो अलग होगा। क्यों होगा, इस पे आते हैं। देश में साक्षरता के जो दर है, जो स्थिति है, लिटरेसी रेट है, वो अलग था। या आप ज्यादा दूर मत जाइए, आप 1950 पे चले जाइए सीधे, आजादी से पहले के भारत और आजादी के बाद के भारत। तो उस दरमियान जो देश की विमेन की सिचुएशन थी वो पूरी तरह अलग थी। उसके हिसाब से ही कानून बने थे, उसके हिसाब से ही समाज के नीति, नियम, आचरण, मर्यादा, आप उसे जो भी नाम देना चाहें, एक सोसाइटल नॉर्म्स डेवलप हुए थे। अब अगर कोई व्यक्ति मनुस्मृति या किसी पुस्तक का उदाहरण देके बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें लिखा है कि स्त्री पुरुष के पीछे चलेगी, उसमें ऐसा स्पष्ट तौर पर लिखा है, तो पहले ये समझिए कि वो किताब कब की लिखी गई है। जिस दौर में स्त्रियों को घर के भीतर रखा जाता था, जिनके पास शिक्षा नहीं थी, जिनको ये पता नहीं था कि सही और गलत क्या है, समाज में रहना कैसे है, बाकी चीजें नहीं पता, क्योंकि जब सोशल एक्सपोजर ही नहीं दिया तो फिर आपको पता कैसे होगा हाउ टू बिहेव इन अ सर्टेन वे। तो पीछे चलने का मतलब किसी के आगे और पीछे की बजाय किसी के पथ का अनुसरण करने से है। तो क्या वो बात आज रिलेवेंट है? नहीं है। क्योंकि अब इक्वालिटी की बात क्यों है? क्योंकि मेन एंड वीमेन दोनों के पास बचपन से एक लेवल ऑफ एजुकेशन है। जो भी शहरी क्षेत्र में है, माना कि ग्रामीण क्षेत्र में हर जगह शिक्षा नहीं पहुंची है, लेकिन जहां पर भी हम बात कर रहे हैं लोगों के पास एक लेवल ऑफ एजुकेशन अवेलेबल है। तो उस हिसाब से सारी चीजें मैनेज होती हैं। तो जब अनुसरण करने की बात की जा रही, जब हम 1950 की बात करेंगे, तो वहां स्त्री पुरुष की स्थिति अलग थी। तो उनकी शिक्षा का स्तर अलग था, उनकी सामाजिकता का स्तर अलग था। तब विमेन को एक स्पेसिफिक जेंडर बेस रोल दिया गया था कि उनको घर के अंदर संभालना है। मेन को बाहर का रोल था। मेन के पास एक लेवल पर, मेंटल लेवल पर ये चीजें पता थी कि क्या सही है क्या गलत है। क्यों पता थी? क्योंकि मेन के पास एक्सपोजर था, मेन पब्लिक प्लेस में डील कर रहे थे। विमेन को आपने घर में रखा है, मेन बाहर सोसाइटी से डील कर रहे हैं। बट करंट सिनेरियो में चीजें एकदम डिफरेंट है।
क्यों डिफरेंट है? क्योंकि मेन एंड वीमेन दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, दोनों के पास सेम लेवल ऑफ एजुकेशन है, अब उनके पास अपने लेवल ऑफ फाइनेंसेस हैं, इवन विमेन के पास कई जगह पर बेटर भी देखने को मिलेगा। तो क्या हम पुरानी बुक के हिसाब से इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं? नहीं। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही कुछ कोटेशंस लिखे थे, उसमें से एक यही था कि अगर आप सिर्फ शब्दों को पकड़कर जीने की कोशिश करेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। जीवन का जो मेथड है, वो जो पद्धति है, वो अनुभविक है, एक्सपीरियंशियल है, कि आप उसको एक हद तक अनुभूति के स्तर पर समझ सकते हैं। लेकिन यदि आप सिर्फ शब्दों को पकड़ेंगे तो शब्दों को पकड़ने से आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आप केवल शब्द पकड़ रहे हैं, उसके पीछे का जो मूल भाव है, एसेंस है, वो नहीं पकड़ पा रहे हैं। अभी वही चीज जो आपने कहा कि पुरुष, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर कह रहा है इस तरह की बात कि पुरुष आगे चल रहा है स्त्री पीछे, उसका मतलब आगे पीछे चलने से नहीं था, उसका मतलब अनुसरण से या अनुगमन से है कि पीछे वाले व्यक्ति को यह पता है कि इस पथ चिन्ह पर चलने की जरूरत है। और जब हम उस बुक की बात कर रहे हैं, या फिर मैं कह रहा हूं कि 1950 में भी जो किताबें लिखी गई हैं, उसमें जो स्त्रियों की स्थिति का वर्णन होगा वो अलग होगा, और जो प्रेजेंट टाइम में जो विमेन की सिचुएशन होगी अलग होगी। इसीलिए अगर आप कहें कि ये बिलीफ सिस्टम एक्चुअली में काम कैसे करता है, तो ये देश और काल के संदर्भ में काम करता है, और ये किसी व्यक्ति विशेष की परिस्थिति पर निर्भर करता है। अगर एक व्यक्ति है जिसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, संपन्नता है, उसके पास बैठे बैठे महीने में पैसे आ रहे हैं, तो आप उससे कहेंगे तो वो कहेगा पैसा कीमती नहीं है, सुख कीमती है। वो कहेगा अध्यात्म में कुछ खोज लेते हैं, कहीं कुछ दर्शन की बात कर लेते हैं। इसके विपरीत अगर आप ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे जिसके पास अपनी बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल करने के लिए पैसा नहीं है, तो वो कहेगा पैसा ही सब कुछ है, सुख हो चाहे ना हो। ये डिफरेंसेस कहां से आ रहे हैं? ये डिफरेंसेस इकोनॉमिक कंडीशनिंग से आ रहे हैं। तो मान्यता क्या व्यक्ति पर लागू हो सकती है? नहीं हो सकती। इसीलिए कई बार लोग कहते हैं कि इस व्यक्ति की मान्यता क्या है या इसका बिलीफ सिस्टम क्या है। बिलीफ सिस्टम आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है। अब वही मान लीजिए एक शख्स है, उसका आप कुछ भी नाम ले लीजिए, ए नाम का शख्स है, वो अपनी सिचुएशन में क्राइसिस में है, तो वो कह रहा है पैसा सब कुछ है। आज से 5 साल बाद उसके पास पैसा आ जाएगा तो कल को वो कहने लगेगा कि पैसा सब कुछ जीवन में नहीं होता, पैसा होने के बाद भी लोग सुखी नहीं रहते। तो ये जो चेंज आया, ये इकोनॉमिक कंडीशन में चेंज आने के बाद आया। सोशल कंडीशन में भी इसी तरह चीजें हो सकती हैं, इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट, इन टर्म्स ऑफ फेम, कि जिसके पास है उसके लिए उसका कोई मोल नहीं, लेकिन जिसके पास नहीं है हो सकता है वो चेस कर रहा हो। जितनी भी हिंदी साहित्य की किताबें देखने को मिलती है, जब आप पढ़ेंगे, चाहे वो अमृता प्रीतम की हो या मनु भंडारी की हो या फिर किसी की भी किताबें हो, जब आप पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में आपको डायलेक्टिकल मेथड मिलेगा। दो लोग बैठ के आपस में बात कर रहे हैं डायलॉग में, उनके जो सारे कन्वर्जन्स हैं वो हमेशा से क्लास डिफरेंशिएशन को डिनोट करते हैं। जैसे कि मालकिन और नौकरानी बात कर रहे हैं, उसमें दो स्त्रियां दो अलग परिवेश से आती हैं और वो आपस में बैठ के डिस्कशन करती हैं, वो चाहे सम्मान को लेकर के हो, जीवन जीने की शैली को लेकर के हो, यहाँ तक कि अपने जीवन को देखने, समझने और मानने को लेकर के हो। अगेन वही चीज में आ गया कि सोशल आपके बिलीफ सिस्टम कहां से बन रहे हैं? जो सोशल बिलीफ सिस्टम है आपके, जो भी चीज सोसाइटी में कहीं ना कहीं एक्सेप्टेड है, उससे बन रहे हैं। अब अगर मैरिटल सिस्टम की भी बात कर रहे हैं तो मैरिटल सिस्टम कैसा होना चाहिए, ये हमारा कहां से आ रहा है? उससे इतर भी कोई संरचना हो सकती है या नहीं हो सकती है? तो वो सारी चीजें एक लंबे समय में किसी व्यक्ति के भीतर डाली जाती हैं, तब जाकर के वो समाज में देखने को मिलती हैं। अब उसी में बिलीफ सिस्टम की अगर बात करें, इंडिविजुअल लेवल पर कैसे काम करती है। मान लीजिए एक इंडिविजुअल है जो मैरिड है और तकरीबन 40 साल का है, और दूसरा इंडिविजुअल है जो अनमैरिड है
और वो भी तकरीबन 40 साल का है। अब इन दोनों के जो बिलीफ सिस्टम होंगे क्या सेम होंगे? अगर आप इकोनॉमी हटा दीजिए, बाकी चीजें हटा दीजिए, क्या इनके दोनों के बिलीफ सिस्टम सेम होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि मान लेते हैं कि अप्रॉक्स इसकी शादी को 10 से 15 साल हो गए और इनकी हुई ही नहीं। इन दोनों के देखने के नजरिए में क्या फर्क होगा? मैं बताता हूं। ये इंडिविजुअलिटी को प्रमोट करेंगे। इनका कहना होगा कि मेन एंड विमेन आर सेपरेट एंटिटीज एंड दे हैव टू ग्रो टुगेदर और मे बी इन अ सिचुएशन जहां वो दोनों अलग हों और एक दूसरे से अलग होकर के ग्रो करते रहें। यहीं पर जो व्यक्ति फैमिली वाला होगा, एक तरह से फैमिली के स्ट्रक्चर पे होंगे, उसका कहना ये होगा कि दोनों को साथ रह करके काम करना चाहिए। अब मैंने केवल मैरिटल सिस्टम और सेटअप की बात की है, कैसे समाज एक पूरा निर्मित होता है, कैसे संस्कृति निर्मित होती है, कैसे चीजें एक दूसरे से जुड़ती हुई चली जाती हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल है, हमें किसी पे इंपोज नहीं करना है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कि एक मैरिड है, एक अनमैरिड है। अब यहां पर क्या है कि जहां पर ये व्यक्ति जो फैमिली स्ट्रक्चर को, जिसने 10-15 साल अपना परिवार संभाल लिया, अब इनकी पहली जरूरत क्या होगी? घर। घर क्यों होगी? क्योंकि फैमिली एक्सपैंड हो गई है। फैमिली जब एक्सपैंड होगी, अब इनके हस्बैंड वाइफ के बाद अप्रॉक्स मान लीजिए 2 किड मान लीजिए या जो भी है, तो जब फैमिली एक्सपैंड हो गई तो इनको घर चाहिए। तो धीरे धीरे ये रोटी कपड़ा मकान, इनका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा? हमने बेसिक नीड्स क्यों कहा रोटी कपड़ा मकान? प्रधानमंत्री आवास योजना क्यों चल रही है? आवास की लोगों को जरूरत है, इसलिए चल रही है। इनका कहना होगा कि घर मत बनाओ, एसेट्स मत बनाओ, ज्यादा चीजों में मत जाओ, कम से कम में रखो और समाज में ऐसे ही रहो। ये क्यों बोलेंगे? क्योंकि इन्होंने एक लाइफ स्ट्रक्चर खुद में एक ऐसा लाइफ स्ट्रक्चर चुन लिया जो इंडिविजुअलिटी पर बेसिस है। अब इनकी लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या हो सकता है? अब यहां से देखिए, मान्यता समझना होता है कि मान्यता कैसे काम करती है। इनकी लाइफ का जो इंडिविजुअल गोल होगा, क्योंकि अब कोई भी कम्युलेटिव गोल तो हो नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने अपनी खुद के एक्सपेंशन से मना कर दिया। मैं इस पे नहीं जा रहा कि ये सही है या गलत है, अपने एक्सपेंशन से इन्होंने मना किया। तो अब इनके पास एक ही ऑप्शन है, सोसाइटी में खुद को एक्सपैंड करना। अब आप उसे अच्छा कहें बुरा कहें जो भी कहें, मैं उस पर नहीं जा रहा। जजमेंटल हुए बिना हम एक डिसीजन को देख रहे हैं। तो एक डिसीजन लिया कि हम इंडिविजुअल रहेंगे, तो बाकी जिनका जो समय है वो सोसाइटी पे खर्च होगा, तो बाकी स्ट्रक्चर बनाने से ये मना कर देंगे। तो इनके पास आने वाले व्यक्ति को भी ये क्या बताएंगे कि इस स्ट्रक्चर को मत बनाओ। क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये जिसको सलाह देंगे वो व्यक्ति यहां जाने वाला है। देश की 90% जनसंख्या यहीं पर है। अब यहां से एक नया वो शुरू होता है कि आप कैसे परसेप्शंस पब्लिक को दे रहे हैं। मान लीजिए एक इंडिविजुअलिटी को सपोर्ट करने वाला पर्सन अचानक से किसी 50 या 60 साल के व्यक्ति को कहे कि तुमने अपने जीवन में जो भी घर संभाला, परिवार संभाला, सब बेकार था। तो आपने तो किसी व्यक्ति की नींव ही हिला दी पूरी तरह से। क्यों हिला दी? क्योंकि उस व्यक्ति का घर संसार ही सब कुछ था। मतलब सबका जो अवेकनिंग का लेवल है हमारी कंट्री में अलग है। किसी को 20 साल में नॉलेज हो जाता है, किसी को 30 में होता है, किसी को 60 साल में होता है। और किसी ने मान लीजिए 60 साल की उम्र में कुछ सुनना शुरू किया और सामने से बैठे व्यक्ति ने ये बता दिया कि अगर आपने अपना पूरा जीवन परिवार को दिया था तो आपने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। तो ऑल ऑफ सडन आपने किसी की पूरी लाइफ स्कैटर्ड कंडीशन में डाल दी। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि अपना पर्सपेक्टिव इंडिविजुअलिटी का था। डिपेंड करता है कि सामने बैठे लोगों में से कितने लोग उस पर्सपेक्टिव के साथ चलने के लिए तैयार हैं। अगर इंडिया जैसी कंट्री की बात की जाए तो ज्यादातर लोग वो होंगे, 90% लोग वो होंगे जो यहां पर चलेंगे। और इसी में फिर कंट्राडिक्शन होता है कि लेवल ऑफ एजुकेशन जो प्रोवाइड की जा रही है और उसे अपने व्यवहार के स्तर पर जीवन पर लाना है, वहां पर जो गैप क्रिएट होता है उससे सारी दिक्कत होती है।
अगर एजुकेशन पूरी की पूरी सैद्धांतिक है, सिर्फ सिद्धांतों पर बनी है, रियल लाइफ में लागू नहीं हो सकती, तो वो पॉसिबिलिटी से बाहर हो जाती है। एक समय के बाद फिर उसकी रेलेवेंस पे सवाल उठने लगता है। और अगर वही चीज इस ढंग से डिजाइन है, अगर एजुकेशन सिस्टम इस ढंग से डिजाइन है कि उससे ज्यादा बेनिफिट होना है, तो लोग उसके पीछे भागेंगे। आज हमारे देश में लोग ज्यादा एजुकेशन लेने, रिसर्च करने, डीप डाउन जाने, डिग्रीज को एक्यूमुलेट करने से क्यों बचते हैं? उसका एक सिंपल सा रीजन है, जो बचने का रीजन है, क्योंकि उन्हें पता है कि इसको करने के बाद मुझे जो बेनिफिट मिलना है वो नहीं मिल पाएगा, उससे जो वापसी आनी है वो मुझे नहीं मिल पाएगी, उसका रिटर्न नहीं है, तो आरओआई नहीं है, तो उसकी वजह से लोग सोचते हैं कि छोड़ो इसे, हटा देते हैं, क्या फायदा इससे। तो ये सिचुएशन होती है। अब यहाँ पर मेरे बताने का सिर्फ मतलब ये है, किसी को पर्सनल टारगेट नहीं किया गया है, बेसिक सा मतलब ये है कि दो लोगों की सोच कैसे बनती है। हम अक्सर परेशान होते हैं कि सामने वाले की मान्यता क्या है हम जाने, सामने वाले का बिलीफ सिस्टम क्या है हम जाने, पर एक्चुअल में अगर हम खुद को बैठ के देखें तो हमें समझ में आएगा कि हमारा बिलीफ सिस्टम कहाँ से आ रहा है। अब अगर कोई 40 इयर्स 40-45 वॉट एवर एजेस, आप 40 प्लस की एज में हैं, आपने इंडिविजुअलिटी को चुन लिया और इंडिविजुअलिटी के अकॉर्डिंग आपने अपनी लाइफ को डिजाइन कर लिया और अपनी जो बेसिक नीड्स थी उनको बिखेर दिया, तो उस हिसाब से फिर आपको लगेगा कि हर आदमी को वैसे जीना चाहिए। आपके सजेशंस भी जाने अनजाने, ये नहीं कह रहा कि सही है या गलत है, आपके सजेशंस भी इंडिविजुअलिटी पे होंगे। इवन हमारे यहाँ जब इटली की भी प्राइम मिनिस्टर आई मेलोनी, तो उन्होंने भी फैमिली को लेकर के बोला, किसी भी स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण तभी होगा जब वहां पर स्वस्थ समाज होगा। स्वस्थ समाज कब होगा? जब स्वस्थ परिवार होगा। और स्वस्थ परिवार का सिंपल सा मतलब है वो कब होगा? जब उसे पोषण मिलेगा। क्यों हमारे यहाँ खाद्यान्न को लेकर के सारी स्कीम्स चलती हैं? सरकारी स्कीम्स के पीछे का कोई मतलब होता है ना, उसका सिर्फ यही मतलब है, चाहे वो खाद्य सुरक्षा को लेकर के हो, फिर प्रधानमंत्री मातृ वय वंदन योजना हो, या फिर इस तरह से और भी कई स्कीम्स हैं। उन स्कीम्स का पर्पस क्या है? यहाँ तक कि जो निम्न तबके में या जो गरीब कह सकते हैं आप, जो लोग जिनके पास आय कम है, गरीब कहना गलत होगा, जिनके पास आय के स्रोत नहीं है सही से, उनके लिए इस बात की व्यवस्था की जाती है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और उसके बाद भी जो बच्चे को जितनी भी फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड की जा सके, टीके दिए जा सके, जो भी एक्स्ट्रा पैसा है वो दिया जा सके, और उसके बाद उनके पोषण का ध्यान रखा जा सके, आयरन पिल्स से लेके सारी चीजें प्रोवाइड की जाए। बेसिक पर्पस क्या है? बेसिक जो मूल विचारधारा है, जो मूल विचार है, वो यही तो है ना कि स्वस्थ माँ। एक लंबा समय था जब प्रचार आते थे जच्चा बच्चा की सुरक्षा, तो वो जो टैग लाइन्स आई थी, सर्व शिक्षा अभियान की टैग लाइन आई कि हर व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए, उसका क्या मूल उद्देश्य है? एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण के लिए स्वस्थ परिवार का होना जरूरी है। वो हमेशा से था, आज से नहीं है। अब आप कहेंगे परिवार क्यों? फिर परिवार है तो उसके हिसाब से फिर मूल्य चाहिए, परिवार के हिसाब से मूल्य चाहिए, उस हिसाब से फिर संस्कृति चाहिए, और जैसी समाज की संस्कृति होगी उस हिसाब से फिर राष्ट्र का निर्माण होगा। तो ये सारी चीजें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हैं। अगर हम ये कह दें इंडिविजुअलिटी, तो इंडिविजुअलिटी की जो पूरी की पूरी विचारधारा है, जैसे एक कॉन्सेप्ट चलता है वेस्टर्न में, माई बॉडी माई चॉइस, कि इंडिविजुअल की अपना कंट्रोल है अपनी बॉडी पे। बात सही है, होना चाहिए, लेकिन किस एक्सटेंट पर, कितनी जगह पर आप इंडिविजुअल राइट्स रखेंगे, कितनी जगह पर आप कलेक्टिव राइट्स रखेंगे। एज अ विमेन आप अपने हस्बैंड से कनेक्टेड है, और एज अ विमेन वही बॉडी रिस्पॉन्सिबल है प्रोक्रिएशन के लिए। तो जो आगे की फैमिली एक्सपैंड हुई, वो सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यूएस में आज इंडिविजुअलिटी की बात है और फैमिली स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां के फेमिनिज्म ने एक अलग धारा पकड़ ली। इंडिविजुअलिटी अच्छी चीज है एक लेवल तक, लेकिन उसके बाद एक किसी भी व्यक्तिगत समूह पर एक हद तक समाज का नियंत्रण होता है, और समाज पर एक हद तक राज्य का नियंत्रण होता है। और फिर वही बात है कि जब वही नियंत्रण अगर शोषणकारी है
तो फिर न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता है। वो सब चीज एक दूसरे से बंधी हुई है। तो जब हम यहाँ की बात करते हैं तो पूरा का पूरा फैमिली स्ट्रक्चर बंधा है। उस फैमिली स्ट्रक्चर से ही फिर संस्कृति निकल के आती है, फिर उसी से समाज निकल के आता है। आज भारत का जो समाज है वो संक्रमण की अवस्था से गुजर रहा है, ट्रांजिशन फेज में। आधे वैल्यूज वेस्टर्न हैं, आधे वैल्यूज अपने हैं। और अपने वैल्यूज क्यों कम होते जा रहे हैं? क्योंकि धीरे धीरे अपनी ही चीजों का प्रमोट करना हमने कम कर दिया। वो चाहे हमारी हिंदुत्व की फिलॉसफी हो, फिर वो चाहे हमारा वेद हो, उपनिषद हो, पुराण हो, उन चीजों को धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। यहाँ तक कि सुबह होने वाली स्कूल में प्रार्थनाएं हो, वो धीरे धीरे बच्चों में वो सिस्टम डेवलप होता है, तब जाके कहीं राष्ट्र प्रथम वाली भावना आएगी। तो ये जो संस्कृति है, जो आप सलाह दे रहे हैं, उससे बहुत बड़ा फर्क होता है। क्योंकि अब जो मान्यता आप सामने वाले को दे देंगे, वो मान्यता फिर आगे लेकर के लोग कैरी करेंगे। और देखना ये होता है कि जो मान्यता हम समझा रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो हमारी अपनी मान्यता तो नहीं है, जो हम दूसरे पर इम्पोज कर रहे हैं। तो इसीलिए इंडिविजुअलिटी नहीं काम करती। मेन और वीमेन में जैसे अक्सर कहा जाता है समाज में कि एक स्त्री हमेशा पिता, भाई या पति के संरक्षण में होती है। संरक्षण का मतलब ये नहीं है कि कोई सामने वाले की सारी इच्छाओं को कैद कर लेगा। उसका भी एक हद तक मतलब इतना ही है जैसे आपके घर के ऊपर छत बनी हुई, बस। और वो छत भी इसलिए क्योंकि जो पिता हैं, जो गुरु हैं, जो समाज के वरिष्ठ लोग हैं, उनके पास उस स्तर का ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान है कि उन्हें चीजें ज्यादा बेहतर से पता होती हैं, तो वो फैसले लेने में सक्षम होते हैं। ऐसा नहीं, अभी वही फिर कंट्रोवर्सी वाली बात आ जाएगी कि जो मेल कम्युनिटी है, क्योंकि सोसाइटी पेट्रियार्कल है। पेट्रियार्कल का मतलब जिसके पास प्रॉपर्टी के राइट्स हैं। वो एक अलग बात है कि विमेन के पास भी हैं, लेकिन अभी लिमिटेड वे में एक्सरसाइज हो रहे हैं। तो जब सोसाइटी के जो समझने और सोचने का तरीका है वो एक वर्ग को नहीं पता होता, तो वो चीजें कॉम्बिनेशन में ही पता चलती हैं। तो वो खैर एक अलग टॉपिक हो जाएगा। तो वहीं से जो हम बिलीफ सिस्टम की बात कर रहे हैं, अगर हम इंडिविजुअलिटी को प्रमोट करने लग जाएंगे तो हम फैमिली स्ट्रक्चर को कोलैप्स कर देंगे। और अगर फैमिली स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा तो आगे चल के आप एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकेंगे। और फिर वही बात है कि जब आप यहाँ पर आएंगे तो फिर परिवार व्यवस्था है। हम धीरे धीरे संयुक्त परिवार से होते होते एकल परिवार तक आ गए हैं, और एकल परिवार से हम यहीं जा रहे हैं, ज्यादा दूरी है नहीं। क्योंकि हर व्यक्ति सेल्फ सेंट्रिक होता जा रहा है। तो वो एक चेंज है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। जो सेल्फ सेंट्रिक चेंज है वो कहाँ से आ रहा है? वो वेस्टर्न फिलॉसफी से आ रहा है। वेस्टर्न फिलॉसफी हम तक क्यों आ पा रही है? क्योंकि डिजिटल लेवल पर उस चीज पे प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो ये जो फैमिली स्ट्रक्चर है, इसी से चीजें आगे होकर के जा सकती है। तो जो बिलीफ सिस्टम है वो उसके अकॉर्डिंग ही होता है। और फिर वो वही बात है कि आपकी जगह बदलेगी, सोसाइटी बदलेगी, लोग बदलेंगे, उस हिसाब से बिलीफ सिस्टम आपका चेंज होता चला जाता है। तो अगेन सेम वही बात, ये मैंने मैरिटल सिस्टम पे कंपेयर किया, इंडिविजुअल लेवल पर दो अलग लोगों को रख के कंपेयर किया एक ही एज पे। कई बार खुद का बिलीफ सिस्टम हम नहीं समझ पाते। बाकी एक एंड रिजल्ट पे अगर पहुंचना चाहेंगे तो बिलीफ सिस्टम का सीधा सा मतलब है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या सोसाइटल हो, आपकी नीड्स, आपकी रिक्वायरमेंट्स जैसी होंगी उस हिसाब से चीजें बदलती चली जाएंगी। जब फैमिली स्ट्रक्चर होगा तो अल्टीमेटली फिर लोगों को एजुकेशन की जरूरत होगी, बाकी चीजों की जरूरत अपने आप पड़ेगी। फिर वहां पर एक कोड ऑफ कंडक्ट बनने लगेगा। जिस चीज की बात लोग करते हैं कि मनुस्मृति में ऐसा लिखा है, परिवार में ऐसे रहना चाहिए, तो फिर रहना चाहिए से मतलब ये है जहां भी 4-5 लोग रहेंगे वहां पर एक तरह का कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने लगेगा। नहीं होगा तो आपस में कोलैप्स होगा, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो संरचना, चाहे वो कोई आपका संस्थान हो, चाहे वो राष्ट्र में कोई भी आपके ऊपर से लेकर नीचे तक कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी जगह हो, वहां पर भी एक तरह की हायरार्की देखने को मिलती है। फिर वहीं से निकल के आता है दादा दादी से व्यवहार, मम्मी पापा से व्यवहार, मातृ ऋण, पितृ ऋण, 16 संस्कार, ये सारी चीजें इसीलिए फिर बनाई गई। वो एक अलग बात है कि जीवन की व्यस्तता, आपाधापी और इन सब चीजों की वजह से धीरे धीरे चीजें छूटती चली जाती हैं। ऐसा नहीं है कि लोग फॉलो नहीं करते, धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीजें छूटती जाती हैं।
तो जो आप मान्यता की बात कर रहे हैं वो मान्यता का सिंपल सा मतलब है, एक है आपकी एज, एक है आपकी सिचुएशन। मान्यता हर दिन बदलती रहती है, कभी भी स्थिर नहीं हो सकती कि इस व्यक्ति का बिलीफ सिस्टम ऐसा है। कोई व्यक्ति कहे कि मैं ईमानदार हूं, हमेशा सच बोलता हूं। अब एक स्टूडेंट है, उसे पढ़ना है 8 घंटे, उसे पता है, उसका दोस्त जानबूझ के फोन कर रहा है कि आ, मैं तो पढ़ नहीं रहा, इसको भी नहीं पढ़ने दूंगा, कि यार आ जाओ खेलते हैं। तो अब आप फोन पे झूठ ही बोलेंगे, आपको भी पता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन अब आपको झूठ बोलना मजबूरी है, क्योंकि अब आपको वहां सेल्फ प्रिजर्वेशन चाहिए। आप नहीं बोलेंगे तो सामने वाला बुलाएगा, आपका टाइम वेस्ट करेगा। तो ये सारी चीजें आपस में देखने को मिलती हैं और ये चीजें आपस में जुड़ी होती हैं। तो बिलीफ सिस्टम भी फिर कहीं ना कहीं सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी हो जाता है। आप कहेंगे कैसे? वो इस तरह से कि जिस हिसाब से आपकी सिचुएशंस होती है, जिस हिसाब से कंडीशंस होती है, उस हिसाब के आपके डिसीजन बदल जाते हैं। और अगर बदले हुए डिसीजन से बिलीफ सिस्टम निकाल लिया तो एक फैलेसी जनरेट हो जाएगी। तो कहीं ऐसा ना हो कि फैलेसी में ही फंस कर रह जाएं। तो ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं कि मतलब किसी भी चीज का अनुमान भी, एजम्पशन भी तभी लीजिए जब वो सिचुएशन नॉर्मल है। अगर मेड अप सिचुएशन में किसी चीज का एजम्पशन ले लिया तो फिर तय है कि लंबे समय में फैलेसीज नहीं, वो चेन ऑफ फैलेसी क्रिएट करेगा और आदमी कहीं और पहुंच जाए। तो लास्ट में इसको सम अप करते हुए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि बिलीफ सिस्टम का सीधा सा मतलब है जिस हिसाब से आप सोचते हैं, जिस हिसाब से आप चीजों को देखते हैं, जिस हिसाब से आप मानते हैं, उसका सिंपल सा रीजन है आप जहां रहते हैं। एक जगह के लिए एक तरह का परिधान अच्छा या बुरा हो सकता है, दूसरी जगह के लिए वैसा ही परिधान एकदम सही हो सकता है। और फिर आप कहेंगे उस व्यक्ति का बिलीफ सिस्टम है कि ऐसे पहनना चाहिए, नहीं, वो जिस जगह पर है वहां का बिलीफ सिस्टम ऐसा है कि ऐसे रहोगे तो सोशली हमने आपको वैलिडेट कर रखा है। तो वो इसीलिए देश और काल के समकक्ष होता है, उम्र और परिस्थिति के समकक्ष होता है, और लगातार बदलता रहता है। किसी भी एक व्यक्ति का बिलीफ सिस्टम एक जैसा नहीं हो सकता, उसके डिसीजंस लगातार बदलते रहते हैं जिस हिसाब से सिचुएशन लगातार बदलती रहती है। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और इससे रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट हो तो आप बता सकते हैं, वो भी क्लियर कर दिया जाएगा।